चलिए आज हम गोता लगाते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बड़े ही महत्वपूर्ण दौर में। ये है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का समय, मतलब करीब 1200 साल। ये वो दौर था जब यहाँ बड़े बड़े साम्राज्य बने, नए शहर बसे और हाँ, खेती के तौर तरीके भी काफी बदले। हाँ बिल्कुल। और इस सब को समझने के लिए हमारे पास स्रोत भी कई तरह के हैं। पुरानी किताबें हैं, जमीन की खुदाई से मिली चीजें हैं, पुराने सिक्के हैं और हाँ, खास तौर पर शिलालेख, मतलब पत्थरों और खम्भों पर लिखे संदेश। हमारा मकसद यही है कि इन सब की मदद से उस युग की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करें। तो अगर हम थोड़ा पीछे देखें, हड़प्पा सभ्यता के बाद तो काफी लंबा गैप था, करीब 1500 साल का। इस दौरान धीरे धीरे खेती वाली बस्तियां तो फैलीं और दक्षिण और मध्य भारत में वो बड़े पत्थर वाले स्मारक भी मिलते हैं, महापाषाण जिन्हें कहते हैं। हाँ, जहाँ लोहे के औजारों के साथ शवों को दफनाया जाता था। पर असली जो हलचल शुरू हुई वो 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास हुई। बड़े बदलावों का दौर था वो। हाँ, क्या क्या बदलाव थे वो? देखिए, सबसे बड़ा तो था लोहे का बढ़ता इस्तेमाल। फिर सिक्के चलन में आए और इसी समय बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचार भी सामने आ रहे थे। हाँ। और राजनीतिक तौर पर देखें तो गंगा घाटी में कई राज्य उभर रहे थे, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। महाजनपद, हाँ, 16 महाजनपदों का जिक्र आता है जी। वज्जी, मगध, कौशल। बिल्कुल। इनमें से कुछ में तो राजा होते थे, पर कुछ गण या संघ भी थे, जहां मतलब कोई एक राजा नहीं बल्कि कई लोग मिलकर शासन चलाते थे। और हाँ, इसी समय शासकों के लिए नियम कानून भी बने जी, जिन्हें धर्मसूत्र कहा गया। टैक्स वगैरह वसूलने के नियम तय हुए। और इन सब में मगध सबसे ताकतवर निकला। क्यों? क्या खास था मगध में? मगध की लोकेशन बहुत अच्छी थी, जमीन उपजाऊ थी, गंगा किनारे। फिर पास में ही आज के झारखंड में लोहे की खदानें थी, औजार और हथियार बनाना आसान था, जंगलों से सेना के लिए हाथी मिल जाते थे और गंगा नदी तो थी ही, आने जाने व्यापार के लिए बढ़िया रास्ता। इन्हीं सब वजहों से मगध मतलब बाकियों से आगे निकल गया। राजधानी पहले राजगीर थी, बाद में पाटलिपुत्र यानी आज का पटना बनी। और इसी मगध से फिर मौर्य साम्राज्य उभरा, चंद्रगुप्त मौर्य और फिर उनके पोते अशोक। अशोक का नाम तो बहुत बड़ा है इतिहास में, खासकर कलिंग युद्ध के बाद। और उनके शिलालेख, वो तो कमाल के स्रोत हैं। बिल्कुल। अशोक शायद पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपने संदेश, जिसे वो धम्म कहते थे, वो पत्थरों पर खुदवाकर आम लोगों तक पहुंचाए। और ये धम्म क्या था? कोई नया धम्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी थी। बड़ों का आदर करना, जो दास हैं या सेवक हैं उनसे नरमी से पेश आना, दूसरे धर्मों की इज्जत करना, ऐसी बातें। और इसको फैलाने के लिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के खास अधिकारी भी नियुक्त किए थे। और मौर्य साम्राज्य काफी बड़ा था। पाटलिपुत्र राजधानी थी, पर तक्षशिला, उज्जैनी जैसे दूर के शहर भी थे। हाँ, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। पर इतने बड़े साम्राज्य पर हर जगह एक जैसा कंट्रोल रखना वो शायद मुमकिन नहीं था। सेना और कम्युनिकेशन के रास्ते यानी सड़कें वगैरह बहुत जरूरी थे इसे जोड़े रखने के लिए। लेकिन मौर्य साम्राज्य भी हमेशा नहीं रहा, करीब 150 साल चला। उसके बाद क्या हुआ? क्या राजाओं का अंदाज बदला? हाँ, मौर्यों के बाद तस्वीर थोड़ी बदलती है। दक्षिण में देखिए, चोल, चेर, पांड्य जैसे राज्य उभरते हैं। दक्कन में सातवाहन आए, उत्तर पश्चिम में शक शासक आए। और एक दिलचस्प बात ये हुई कि कुछ शासक, जैसे मध्य एशिया से आए कुषाण, उन्होंने खुद को देवताओं से जोड़ने की कोशिश की। वो देवपुत्र यानी देवता का बेटा जैसी उपाधियां लेने लगे। उनकी मूर्तियां भी मिली हैं। अच्छा, मतलब राजा खुद को भगवान जैसा दिखाने लगे थे। हाँ, शायद अपनी सत्ता को और मजबूत दिखाने का एक तरीका था ये। फिर बाद में 4ठी सदी ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य आया। गुप्त राजा अक्सर अपने नीचे के छोटे राजाओं, जिन्हें सामंत कहते थे, उन पर निर्भर रहते थे। और इनके दरबार में कवियों ने राजाओं की तारीफ में खूब कविताएं लिखी। प्रशस्ति कहते उन्हें, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति बहुत मशहूर है। ये तो सब राजाओं और उनकी शान और शौकत की बातें हुई। लेकिन आम आदमी, किसान, मजदूर, वो राजाओं के बारे में क्या सोचते थे? कुछ पता चलता है? हाँ, थोड़ी बहुत झलक मिलती है। जैसे बौद्ध जातक कथाएं हैं ना, उनमें कुछ कहानियां हैं। एक कहानी है गंदी तिंदु जातक।
उसमें बताया है कि कैसे एक राजा बहुत ज्यादा टैक्स लेता था, तो लोग उससे इतने तंग आ गए कि गांव छोड़कर जंगल भाग गए। इससे अंदाजा लगता है कि राजा और प्रजा के बीच तनाव भी रहता था। टैक्स तो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो फिर खेती बढ़ाने पर भी जोर दिया होगा। बिल्कुल। इस पूरे दौर में खेती में काफी तरक्की हुई। लोहे के फाल वाले हल का इस्तेमाल बढ़ा, खासकर गंगा घाटी जैसी जगहों पर। धान की रोपाई की तकनीक आई, जिससे पैदावार बढ़ी। सिंचाई के साधन भी बेहतर हुए, कुएं बने, तालाब बने, नहरें भी बनी। गुजरात में सुदर्शन झील का जिक्र आता है, जिसे मरम्मत भी करवाया गया था। लेकिन क्या इसका फायदा सबको बराबर मिला? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। समाज में फर्क साफ दिखता है। कुछ लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी, वो मजदूरी करते थे। फिर छोटे किसान थे, जिन्हें गहपति कहा गया है पाली ग्रंथों में। दक्षिण में बड़े जमींदार वेल्लार कहलाते थे, हल चलाने वाले उझावर और दास आदिमई। और हाँ, राजा लोग जमीन दान भी देते थे, खासकर ब्राह्मणों और मंदिरों वगैरह को। इन्हें अग्रहार कहते थे। इनके रिकॉर्ड अक्सर तांबे की प्लेटों पर मिलते हैं, जैसे प्रभावती गुप्त का दान पत्र मिला है। खेती बढ़ी तो शहर भी तो बड़े होंगे। हाँ, बिल्कुल। 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास से ही नए शहर बसने शुरू हो गए थे। ये शहर अक्सर व्यापार के रास्तों पर होते थे। कोई नदी के रास्ते पर, जैसे पाटलिपुत्र, कोई जमीनी रास्ते पर, जैसे उज्जैनी, कोई समुद्र तट पर, जैसे पुहार। और मथुरा जैसे शहर तो व्यापार और संस्कृति दोनों के बड़े केंद्र थे। और इन शहरों में क्या खासियत थी? शहरों में अमीर लोग एक खास तरह के बहुत चमकीले काले बर्तन इस्तेमाल करते थे। NBPW कहते हैं उसे। पुरातत्वविद नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और अलग अलग काम करने वालों के अपने संगठन होते थे। सुनार, बढ़ई, बुनकर, व्यापारी, इनके ग्रुप्स थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। आप इन्हें आज की ट्रेड गिल्ड या एसोसिएशन जैसा समझ सकते हैं। और व्यापार सिर्फ देश के अंदर ही होता था या बाहर भी जाता था सामान? नहीं, व्यापार तो दूर दूर तक होता था। जमीनी रास्ते से मध्य एशिया तक और समुद्री रास्ते से रोमन साम्राज्य, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन तक। यहाँ से कपड़े, मसाले, खासकर काली मिर्च, कीमती पत्थर, ये सब बाहर जाते थे। और इस व्यापार में सिक्कों ने बहुत मदद की। सिक्के? हाँ, वो कैसे थे? शुरू में तो आहत सिक्के थे। चांदी या तांबे के टुकड़ों पर ठप्पा मारकर निशान बना देते थे। फिर हिंद यूनानी राजाओं ने सिक्के चलाए, जिन पर राजा का नाम और तस्वीर होती थी। कुषाणों ने तो बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में भी बहुत खूबसूरत सोने के सिक्के बने। हालांकि 6ठी सदी ईस्वी के बाद सोने के सिक्के मिलने कम हो जाते हैं। अच्छा, क्यों? इस पर इतिहासकारों में बहस है। कुछ मानते हैं कि शायद व्यापार कम हो गया था या अर्थव्यवस्था में कोई गिरावट आई थी। पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। तो ये शिलालेख, सिक्के, पुरानी किताबें, इनसे हमें काफी कुछ पता चलता है, पर क्या इन स्रोतों की कोई सीमाएं भी हैं? मतलब क्या ये पूरी कहानी बताते हैं? कई बार वो टूटे हुए मिलते हैं या अक्षर इतने घिस जाते हैं कि पढ़ना मुश्किल होता है। फिर शब्दों का सही मतलब क्या था उस जमाने में, ये समझना भी एक चुनौती है। और सबसे बड़ी बात, ये शिलालेख अक्सर राजाओं ने या अमीर लोगों ने या पुरुषों ने बनवाए होते हैं, तो उनमें उन्हीं का नजरिया झलकता है। आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी, उसकी खुशी, उसका दुख, वो सब इनमें कम ही मिलता है। ये बात तो है। तो इसलिए इतिहास को समझने के लिए सिर्फ एक तरह के स्रोत पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें सभी उपलब्ध स्रोतों को मिलाकर, उनकी कमियों को ध्यान में रखकर ही एक तस्वीर बनानी पड़ती है। सही कहा। तो आज हमने देखा कि कैसे इन 1200 सालों में भारत में बहुत कुछ बदला। छोटे छोटे राज्यों से बड़े बड़े साम्राज्य बने। अशोक के धम से लेकर कुषाणों के देवपुत्र बनने तक राजा होने का मतलब भी बदला। खेती में नई तकनीकें आईं, व्यापार फैला, सिक्के चले, नए शहर बसे और समाज में भी नए वर्ग बने। हाँ, ये सब तो हमें इन स्रोतों से पता चलता है। राजा, बड़े लोग, बड़ी घटनाएं। पर एक सवाल आखिर में सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। उन लाखों करोड़ों आम लोगों का क्या, जिनकी जिंदगी का कोई निशान इन किताबों या पत्थरों पर नहीं मिलता? उनकी अनकही कहानियां अगर हमें पता चलें, तो जो इतिहास हम जानते हैं वो कितना बदल जाएगा। सोचने वाली बात है ये।